हेलो गाइज, वेलकम टू गैरी एकेडमी। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशंस डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो रिलेशन क्या है, लेट ए और बी हमारे पास कोई दो सेट हैं और तो उनके बीच में जो बाइनरी रिलेशन होगा ए टू बी, वो नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, यू कैन से रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लाइक ऐसे आप इसको लिख सकते हो, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये ए और बी कोई दो सेट्स हैं, ठीक है। जो ए और ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो भी ए क्रॉस बी का यानी कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका कोई भी एक सबसेट या फिर कोई कितने भी सबसेट हो सकते हैं, वैसे किसी भी एक सबसेट को आप क्या बोलोगे? रिलेशन बोलोगे, ठीक है। अब ये तो देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास लेट्स से एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। ओके, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 1a और 1b 2a 2b एंड 3a एंड 3b। ओके, ये क्या हो गया? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब वो पूछा है कि रिलेशन क्या है? इसका सबसेट। तो लेट्स से मैंने एक रिलेशन लिखा r और मैंने बोल दिया 1, a एंड 1, b, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। कैसे हो गया? कि a क्रॉस b का सबसेट है ना, इसका एक सबसेट है 1a 1, a 1, b, ठीक है, जो क्या एक रिलेशन है। तो हमने ये डिफाइन किया है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो ए क्रॉस बी है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? इसके अंदर कितने हैं? लेट्स से अगर इसके अंदर m एलिमेंट हैं और इसके अंदर n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होने वाले हैं? m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझोगे कि हमने बोला कि हमारा जो ए है, ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और जो बी है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर होंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यदि m है n है तो क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, ठीक है। अब बात की जाती है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हैं? एक नंबर में आ जाता है। तो किसी भी सेट के अंदर मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर m क्रॉस n, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर a क्रॉस b का कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर है, ठीक है। ये क्या होता है? सबसेट। पावर सेट में हम पढ़ते थे ना 2 रेज़ टू पावर जितने भी सबसेट होते हैं, तो ऐसे इसी तरीके से हमने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, रिलेशन ऑन अ सेट। अब सेकेंड है रिलेशन ऑन अ सेट ए। ओके, अब हमको बताना है कि एक ए रिलेशन है तो उस पर पॉसिबल वो क्या होगा, ठीक है। लेट से हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी। अब वो बोल रहे हैं कि रिलेशन बताना है ए टू ए रिलेशन बताना है, ठीक है। ए टू ए हमको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो ए टू ए, तो अभी हमने बताया क्या होता है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे रिलेशन जो हो जाएगा, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, तो ए क्रॉस ए का सबसेट यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, या फिर टाइप्स जो होते हैं इसके। हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बनाना है हमको। एक सेट ए गिवन है 1 2 3 और एक सेट बी गिवन है 4 5 6, और एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि जिसमें ए डिवाइड करता हो बी को, ठीक है। तो क्या रिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे? कैसे बना सकते हैं? ए डिवाइड करता हो बी को, तो 1,4, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, ये ए होता है ये बी होता है, ठीक है। और क्योंकि पेयर के अंदर ए बी हो गया ना, तो 1 डिवाइड करता हो बी को,
तो सॉरी ए डिवाइड करता हो बी को, तो 1 डिवाइड करता हो 4 को, तो 1 सभी को डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, और 1 6 आ जाएगा, और 1 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। अब देखो 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 4 आ जाएगा। 2 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता। 2 6 को करता है, तो 2 6 हो जाएगा। अगला देखो 3 के साथ 4 को नहीं करता, 5 को नहीं करता, 6 को करता है, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3, 6। तो हमारे पास ये रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन गिवन थी इसलिए यही पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन क्या है, ए डिवाइड बी, ओके, ए डिवाइड्स बी। अब इन्होंने पूछा है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ऊपर, इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये बोलते हैं कि डेफिनेशन फॉर्म क्या होती है, अगर इसकी डेफिनेशन फॉर्म की बात करें या फिर सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ए रिलेशन बी, ऐसे ही होता है ना। तो 1 रिलेशन 4 और 1 रिलेशन 5 और 1 रिलेशन 6 और 1 रिलेशन 7, उसके बाद 2 रिलेशन 4 और 2 रिलेशन 6 और फिर 3 रिलेशन 6। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर डेफिनेशन फॉर्म, ओके। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे लिखा जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म और डेफिनेशन फॉर्म। वैसे गेट के एग्जाम में ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नल रिलेशन क्या होता है, फिर वॉइड रिलेशन, ठीक है। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, जब कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता, ठीक है। ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, नल रिलेशन, जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि फाई हर एक किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो जिसमें भी फाई ओनली फाई सबसेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, ओके। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था जो रिलेशन होता है इट इज सबसेट, इस तरीके से बोलते थे, ठीक है, ए क्रॉस बी, ओके। तो ये लेस देन इक्वल टू भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू जब आर कंप्लीटली इक्वल होगा ए क्रॉस बी के, ठीक है, जब कोई भी रिलेशन कंप्लीटली इक्वल होगा ए क्रॉस बी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन या फिर फुल रिलेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सबको लिखना होता है ना, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो आप। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। अब है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, समझ नहीं आई होगी। ऐसा देखते हैं कि एक रिलेशन है हमारे पास आर और वो ए से बी जा रहा है, ठीक है। एक रिलेशन ए टू बी, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट बी टू ए, ओके। तो यहाँ पे देखो एक ए टू बी क्या है रिलेशन, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आर इनवर्स क्या होगा, बी कॉमा ए, ठीक है। जबकि ए कॉमा बी क्या है, एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा, ठीक। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि हमारे पास एक रिलेशन है R1 ए से बी और एक R2 है B टू C, ठीक है। यहाँ पे C टू D या फिर कोई ऐसा रिलेशन मत लेना, यहाँ पे ऐसा लेना कि ये 1 से 2 है तो वहाँ पे 2 से 3 होना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं A R B, और इसको कैसे लिखेंगे हम B R C, ठीक है। तो कंपोजिट रिलेशन होता क्या है, कंपोजिट रिलेशन का मतलब है R1 R2, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे, A R1 डॉट R2 एंड C, ठीक है। इस तरीके से A R1 डॉट R2 इंटू C, ये किसकी क्या रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमने एक सेट लिया A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक B लिया जिसके अंदर A B C D E, और एक C ले लिया X Y Z। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते हो। तो R1 क्या होता है, रिलेशन 1, पहला रिलेशन A टू B, दूसरा रिलेशन B टू C, ओके। तो R1 के अंदर क्या है, 1 देखो। अब 1 कहाँ जा रहा है, A पे जा रहा है, B पे जा रहा है, 2 B पे मैप हो रहा है, 3 C पे मैप हो रहा है, D पे मैप हो रहा है, 4 D और E दोनों पे मैप हो रहा है। अब देखो A किस पे मैप हो रहा है, X पे, B X पे, C X Y Z तीनों पे हो रहा है, और D किस पे हो रहा है, Z पे, और E किस पे हो रहा है, Z पे।
अब इनको जब हम एक जगह लिखेंगे, दैट इज कंपोजिट जब बनाएंगे, कंपोजिट रिलेशन R1 डॉट R2, तो वो क्या बनेगा देखो, ठीक है। तो यहाँ A है और यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए, C पे पहुँचे, ठीक है। तो होगा क्या, ये देखो 1 से जब हम जाते हैं A और A के बाद कहाँ जाते हैं X, ठीक है। तो 1 से हम कहाँ पहुँचे A से कहाँ पहुँचे X। हमको ये है आपका सोर्स और ये क्या है, डेस्टिनेशन। तो सोर्स ये है A और डेस्टिनेशन C। तो सोर्स हमारे पास A हो गया और डेस्टिनेशन C हो गया। 1 से चले A होते हुए कहाँ पहुँचे X पर। तो पहला रिलेशन आपके पास कहाँ क्या बन जाएगा, 1, X, ठीक है, बीच वाले को भूल जाओ। दूसरा B गए, B से X गए, लेकिन B से X जाओ या A से X जाओ, डेस्टिनेशन तो X ही है ना, तो इसलिए A to X 1 to X जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं 2 के साथ। तो ऐसा नहीं कि 1 से इधर गए तो 1x फिर 1x दोबारा लिखोगे, नहीं, एक बार लिखो। दूसरी बार देखो 2 से B गए, B के बाद X गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 का कहाँ जा रहे हैं, 2 to X, ओके। और तो कोई नहीं बन रहा रिलेशन, नहीं। अब आ जाओ 3 पे। तो 3 से C से X, C से Y, C से Z। तो हम लिख सकते हैं 3 से X, 3 से Y और 3 से Z। तो ये क्या हो जाएगा, 3 to X और 3 to Y और आपका 3 to Z। अब 4 पे आ जाओ, क्योंकि अगर C से जाके ऐसे गए और अगर हम ऐसे जाते हैं तो D और D से Z पे जा रहे हैं सिर्फ, तो Z हम पहले से ही ले चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक रिलेशन को देखना है, एवरी रिलेशन को। 3 से यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जाने के बाद हम तीनों पे चले गए। अब यहाँ से जाते हैं तो Z पे जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जा चुके हैं, 3 to Z जा चुके हैं। 4 पे आओ, 4 पे क्या है, D जाएंगे, D से Z, और अगर ऐसे जाएंगे E तो E से Z। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या, 4 से Z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद एग्जांपल देखेंगे, अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है, पहले हम यहाँ थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट हमारे पास A है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3। तो अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब नंबर वो अपने आप से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, 1 अपने आप से रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ये जो लिखा हुआ ना, फॉर ऑल A, सभी A, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। 1, 1 को रिलेट करे, 2, 2 को रिलेट करे, 3, 3 को रिलेट करे। तो यहाँ पे देख सकते हो रिलेशन 1 क्या है, 1, 1, 1, 2, 2, 1। तो यहाँ पे 2, 2 और 3, 3 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको देखो R2 को 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, जी हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें इसको, अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें सेट को, तो ये क्या हो गया, 1, 2, 3। रिलेशन होता क्या है, रिलेशन आपको पता है A क्रॉस A होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट एग्जाम में आया भी हुआ है कई बार, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद n एलिमेंट्स। यदि कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल है, तो वो है 2n² - n, ठीक है। तो ये यहाँ वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाता है, और कई एग्जामों में आता है, UGC नेट में आता है, गेट में आता है, तो बहुत सारे एग्जाम में आता है। हम बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव क्या होता है। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, यदि जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं उनको यदि हम रिमूव कर दें किसी रिलेशन में से, तो वो क्या बन जाएगा, इररिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखे इसकी, कि कोई भी रिलेशन है हमारे पास R1 R2, अब हमें बताना है कि ये इररिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है 1, 1 जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव की, तो इसलिए ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इररिफ्लेक्सिव के लिए स्ट्रिक्ट एक बाउंडेशन है, वो ये कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से एक भी डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक भी प्रेजेंट है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सॉरी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब R2 को देखो 1, 2, 1, 3, 2, 3, क्या इसके अंदर कोई डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रेजेंट है, जी नहीं।
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक है, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन विद एन एलिमेंट्स दैट इज सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर होते हैं इतने ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर होते थे, 2n² माइनस n। ओके, ये पावर में दोनों चीजें। ठीक है, 2n² माइनस n। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो यदि कोई रिलेशन a, b है, यदि कोई पेयर है a, b किसी रिलेशन के अंदर, तो b, a भी जरूर होगा। ठीक है, जब भी हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो a हमारे पास 1 2 3 है, हमने रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3। तो आप बताओ कि ये सिमेट्रिक है। तो आप देखो 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, जी है। a b है तो b भी a भी होना चाहिए। 2 2 है तो 2 2 है। 3 3 तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 देखो, क्या 2 1 प्रेजेंट है, जी नहीं। 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है 3 2 है, लेकिन 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। अब R3 को देखो, 1 1 है तो 1 1 है, 1 2 है तो 2 1 है, 3 1 है तो 3, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट वही कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विद एन एलिमेंट पॉसिबल है, तो वो है आपके 2n इंटू n प्लस 1/2, दैट इज 2n² प्लस n/2। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर में आते हैं जिनको आप विद इन सेकंड कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम बहुत बचेगा। यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं तो 6 मिनट की जगह आप 10 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, बात करते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक अभी हमने देखा था कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो एसिमेट्रिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। यदि ए बी है तो बी ए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा पाया जाता है तो वो रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 1 1, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a शुड नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब देखो जैसे R1 लिखा हुआ है 1 1 2 2 1 3 2 3, तो यहाँ पे देखो 1 1, ये यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है 1, तो यदि a b है 1 1 तो b a 1 1 वो भी हो गया ना। तो अगर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, एसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, दैट इज 3n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 3n² माइनस n/2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं पे एक पेज में सारे लिख लेने हैं ताकि एग्जाम से पहले आप जब देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि सिमेट्रिक का एंटी। ठीक है, नो सिमेट्रिक, आप लिख सकते हो नो सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटी हो गया उसका, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये होता है एसिमेट्रिक प्लस डायगोनल। एंटी सिमेट्रिक नथिंग बट सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसे समझो। एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो कुछ भी नहीं बट आपका एक एसिमेट्रिक रिलेशन है प्लस डायगोनल। ठीक है, अब होता कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 2 1 और 1 2। अब यहाँ पे देखो 2 1 है तो 1 2 नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाता है। अगर ये सिमेट्रिक हो जाता है तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा, और ये एसिमेट्रिक नहीं होगा तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। आप देख सकते हो कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं R2 की। 1 1 2 2 3 3 1 2, 1 1 2 2 3 3, इसमें डायगोनल को अलाउ नहीं किया गया था, इसमें हमने डायगोनल को अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारे ही होने चाहिए, अगर 1 1 होता तो भी चलता। ठीक है, और 1 2, और अगर नहीं भी होता तो भी चलता। ठीक है, अगला क्या है 1 2, तो 1 2 है तो 2 1 है, यहाँ पे जी नहीं, 2 1 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। अगला है A क्रॉस A। क्या A क्रॉस A कभी भी
एंटी सिमेट्रिक होगा? जी नहीं, ये बात याद रखना, ए क्रॉस ए कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। आप बना के देख सकते हैं, ये ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट हैं, तो अगर यहाँ पे 2 1 है तो 1 2 भी मिल रहा है, ठीक है, और 3 1 है तो 1 3 भी मिल जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक में अलाउ नहीं किया जाता। अगला रिलेशन है 4 1 1 2 2 3 3, क्या ये है? जी हाँ, ये भी क्या है? एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को हमने अलाउ किया हुआ है। अगला है कि नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विद एन एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है विद एन एलिमेंट, तो वो आप देख सकते हो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1/2। आप ऐसे समझो कि एसिमेट्रिक प्लस डायगोनल, तो यहाँ पे ये क्या है? एसिमेट्रिक और ये डायगोनल एलिमेंट को एक साथ लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल इन एनी रिलेशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ओके, इसका मतलब है यदि कोई a और b एलिमेंट है, वो r को बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन को, और b और c भी बिलोंग करते हैं उसी रिलेशन को, तो a और c भी बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। यदि a b और b c बिलोंग करते हैं तो ए सी भी बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। ऐसे समझो एग्जाम्पल से, यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और रिलेशन 1 है 1 1 1 2 2 3। तो यहाँ पे देखो 1 1 है 1 2 है, तो क्या 1 2 है? 1 1 है ये ए ये बी ये बी ये सी, 1 1 है और 1 2 है, तो क्या 1 2 है? जी है। ऐसे समझो ए बी बी सी, यदि ए बी है और बी सी है तो फिर ये ए सी भी होगा, ठीक है। 1 1 है 1 2 है तो 1 2 भी होगा, तो 1 2 ऑलरेडी है। अब देखो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होगा, 1 3 इसमें है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। R2 देखो 5, तो 5 याद रखना, 5 हमेशा ट्रांजिटिव होता है। अगला रिलेशन 1 1 है 1 2 है, तो क्या 1 2 है? जी है। 1 और देखो यहाँ पे कॉमन होना चाहिए ये वाला और ये वाला, लास्ट वाला इसका लास्ट वाला और दूसरे वाले का फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। 1 1 1 3, तो क्या 1 3 है? जी है, ऑलरेडी है ना। 1 1 1 3, तो क्या 1 3 है? जी है। अब देखो 1 2 2 2, 1 2 2 2, तो क्या 1 2 है यहाँ पे प्रेजेंट है। अगला देखो ऐसे देखो 1 2 एंड 2 2, तो 1 2 प्रेजेंट है, यस 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो 1 2 2 3, तो क्या 1 3 प्रेजेंट है प्रेजेंट, ओके। 2 वाले खत्म हो गए, हाँ। अब इसके साथ देखो 2 2 2 3, तो क्या 2 3 प्रेजेंट है, देखो ऐसे 2 2 2 3, तो क्या 2 3 प्रेजेंट है, ये यहाँ पे 2 3 प्रेजेंट है। अब देखो 3 के साथ वाला, 3 बाद में आ गया ना। देखो हमने देखा पहले जिसके लास्ट में 1 है, फिर जो जिसके फर्स्ट में 1 है उसके साथ मैच कराया, उसके बाद जिसके लास्ट में 2 है और फिर जिसके फर्स्ट में 2 है उसको मैच कराया, फिर 3 पे आते हैं। लास्ट में 3 और फर्स्ट पे 3 होना चाहिए, लास्ट में 3 है फर्स्ट पे 3, तो 1 3 है और 3 3 है, तो क्या 1 3 है। अगला देखो 2 3 है और 3 3 है, तो क्या 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो एक बार आपको कोई और रिलेशन लो और आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा से देखो। अगला है इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। और वैसे अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं? इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। पहला है R1, रिफ्लेक्सिव है, हमारे पास एक सेट A है 1 2 3, तो अब देखो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 है 2 2 होना चाहिए 3 3 होने चाहिए, जब भी रिफ्लेक्सिव होता है। डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो डायगोनल प्रेजेंट है नहीं, 1 1 है 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है, तो ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्विवेलेंस नहीं है। अगला देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, सबसे पहले डायगोनल को चेक करो, ठीक है, डायगोनल है, जी हाँ। अब देखो सिमेट्रिक, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 है लेकिन 2 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 1 2 है लेकिन 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे 2 1 होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन विद एन एलिमेंट। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
आपको एक सेट दे देंगे, यहाँ पे जैसे ही सेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने पॉसिबल है। तो इस तरीके से लिखा है NCn-1, तो 3 है ना, तो पहले लिखो 3C3 प्लस, अगली बार 3C2, n-1 हर बार एक कम कर दो, अगला 3C1 प्लस 3C0। और ये बात याद रखना, जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो डैट दे ऑल कैन एंजॉय दी लेक्चर्स। ओके, थैंक यू गाइस।